तो सबसे पहले जो है अबाउट मी, यानी मेरा खुद का परिचय जो है आप लोग जान लें कि मेरा नाम जो हुआ अमरीश कुमार सिंह हुआ, और मेरी क्वालिफिकेशन जो है एमएससी डीएलएड प्लस का जो है बीएड। एक्सपीरियंस मुझे पढ़ाने का जो है 10 सालों से है। और सेशन जो हम लोग आज रीड करने वाले हैं, जीव प्रकरण एवं पोषण जो है रीड करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास जो है आप देख रहे हैं यहाँ 6:15, बिल्कुल ही ना, आज आपकी टाइमिंग जो है चेंज हो चुकी है। आप लोग जो है मेरी क्लास अनअकैडमी पे पहले जो है आप लोगों को मैं टॉपिक पढ़ाता हूं, और उसके बाद जो है आप लोग का मॉक टेस्ट होता है। तो टॉपिक विथ मॉक टेस्ट आपका कंटिन्यू क्लासेस में होता है। एनसीईआरटी पैटर्न पे जो है आधारित सभी क्वेश्चन और टॉपिक्स रहेंगे हिंदी माध्यम से। जो बच्चे हिंदी माध्यम में उनके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 10वीं के लिए, वो भी क्या, बायोलॉजी। अनअकैडमी पे हमारी क्लासेस जो है मंडे टू सैटरडे होती है, 5 PM टू 6 PM और 6:15 टू 7:15। या मेरा रेफरल कोड है 10 के, इस रेफरल कोड को यूज करके जो है आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और आज हम लोग जो है जीव विज्ञान के अध्याय 1 यानी कि जीव प्रकरण एवं पोषण, जीव प्रकरण एवं पोषण के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है आज करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा 2024 में एग्जाम देने वाला है उनके लिए। ठीक है, तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहले क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिखेगा, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सुंदर। चलेंगे यहाँ देखेंगे 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। ठीक है, इसको देखेंगे कि रक्त के जमने में निम्नलिखित में कौन सी कणिका की भूमिका होती है। यानी कि रक्त के जमने में निम्न में से कौन सी कणिका की भूमिका होती है। ऑप्शन ए सुनेंगे लाल रक्त कणिका, दूसरा ऑप्शन है श्वेत रक्त कणिका, तीसरा ऑप्शन है रक्त पटिकाणु, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो है आंसर देना है पोल के माध्यम से। तो आप पोल के माध्यम से आंसर दे सकते हैं कि लाल रक्त कणिका होगा, या श्वेत रक्त होगा, या श्वेत पटिकाणु हो गया, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो जल्दी से आंसर जो है आप मुझे शेयर। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों क्या है, ए ब्लड है, यानी खून है। यह खून को जमाना है, यानी कि रक्त को जमने के लिए कौन सी क्रिया की भूमिका होती है। तो रक्त के जमने के लिए हमारे पास क्या दिया गया है, रक्त पटिकाणु दिया गया है। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा क्या होगा, आपका सी ही आंसर होगा। ठीक है, कि रक्त को जमने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कणिकाओं की भूमिका होती है, तो रक्त पटिकाणु की भूमिका जो है होती है। ओके, यह आंसर आपका हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ है, हम करेंगे। और एक क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस चीज को ध्यान से समझेंगे कि फाइब्रोजेनिक रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है सीरम कहते हैं, ऑप्शन बी दिया गया लिम्फ कहते हैं, ऑप्शन बी हार्मोन या वर्णक पदार्थ, कि इसे जो है हम क्या कहेंगे। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको देना है। तो कैसे जो है आप इसका आंसर दीजिएगा कि फाइब्रोजेनिक, ठीक है, रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है। उसे हम सीरम कहेंगे, या लिम्फ कहेंगे, या हार्मोन कहेंगे, या वर्ण पदार्थ कहेंगे। हाँ, जल्दी से फास्ट आप आंसर शेयर करें। जितने जल्दी शेयर करेंगे उतना फायदा आपको होने वाला है। जल्दी से शेयर करेंगे, क्या होगा आंसर। क्या फाइब्रोजेनिक रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं, उसे क्या हम सीरम कहेंगे, या जो है लिम्फ कहेंगे, या हार्मोन कहेंगे, या वर्ण पदार्थ कहेंगे। इसे जो है हम क्या कहेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसे जो हम क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। ओके, तो दूसरे नंबर क्वेश्चन जो है आपने बहुत अच्छा किया। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया। चलिए, तीसरे नंबर क्वेश्चन जो है आपसे क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि वृक्क की भीतरी नतोदार सतह को क्या कहलाता है। यानी वृक्क जो होगा उसके भीतरी सतह को जो हम क्या कहेंगे, वृक्क शंकु कहेंगे, या जो है इसे हम अंतभाग कहेंगे, या हाइलम कहेंगे, या नेफ्रॉन कहेंगे, क्या कहेंगे। अगर सपोज मानो कि यह आपका वृक्क है, यह आपका वृक्क हुआ मानो सपोज, ठीक है, यह आपका वृक्क हुआ, ठीक है, और ये मूत्राशय थैली हो गई।
तो यह ब्रिक में जो है कितने नौसेदार जो है क्या होते हैं, सतह होते हैं। आपको मैंने बताया था कि इस नौसेदार सतह को जो है हम क्या कहते हैं, ब्रिक के नौसेदार सतह को जो है हम क्या कहते हैं, आप आंसर देंगे फटाफट। हम क्या कहेंगे, इसे जो है हम हाइलम कहते हैं। भीतरी नतुदार सतह को क्या कहेंगे, तो इसे जो है हम हाइलन कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका क्या होगा, बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 4 क्या बोल रहा है, इस चीज को देखेंगे कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन की क्रिया को संपन्न होती है। अल्ट्रा जो है फिल्टरेशन की क्रिया जो है कहाँ पे संपन्न होती है, इसी क्वेश्चन में बोला गया है। तो कहाँ पे यह संपन्न होगी, यहां दिया गया है ग्लोमेरुलस में, दूसरा दिया गया है समीपस्थ कुंडली नलिका में, तीसरा दिया गया है हेनले या चाप में, चौथा दिया है दूर स्थल कुंडली नलिका में। कहाँ पे जो है यह स्थित होती है, तो इसका आंसर जो है आपको फटाफट देना है क्या। हाँ, तो फिर से क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया संपन्न होती है कहाँ पे। पहला ऑप्शन है ग्लोमेरुलस में, दूसरा ऑप्शन है आपके पास समीपस्थ कुंडली नलिका में, तीसरा ऑप्शन आपके सामने दिया है हेनलेस के चाप में, चौथा ऑप्शन दिया है दूर स्तन कुंडली में। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्लोमेरुलस में। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो ग्लोमेरुलस में संपन्न होती है। पांचवें क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम लोग। पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और इस क्वेश्चन के लिए बहुत शानदार जो है यहाँ जो है ऑप्शन भी दिया गया है कि नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है। आपको तो बताया था आंसर में, तो नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस की अवस्थित होता है, अवरोही चाप में, या आपके पास यहाँ दिया गया है हेनले के चाप में, या संग्राहक नालिका में, या ब्रोमेन संपुट में। तो इसका आंसर जो है आप मुझे फटाफट अंदाजों में जो है आंसर शेयर करें, आप एकदम जल्दी जल्दी आंसर शेयर करें। इसमें होता है आपका आंसर हो जाएगा ब्रोमेन संपुट में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका क्या होगा, बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन संख्या 6, और क्वेश्चन संख्या 6 बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 6। हाँ, आपको आंसर देना है, क्या होगा आपका आंसर कि पौधे के द्वारा ओके स्थानांतरण में निम्नलिखित में किस भौतिक बल की अहम भूमिका पाई जाती है। तो पौधे के किस स्थानांतरण में निम्नलिखित में किस भौतिक बल के अहम भूमिका पाई जाती है। ऑप्शन ए सुनेंगे हम वाष्पोत्सर्जन की, ऑप्शन बी सुनेंगे मूल दाब की, और यहाँ पे दिया गया है दोनों और इनमें से कोई नहीं, यानी कि वाष्पोत्सर्जन भी हो सकता है, मूल दाब भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। इसका आंसर जो है आपको शेयर करना है। मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा कि वाष्पोत्सर्जन भी होता है और मूल दाब भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा, बिल्कुल ही सही होगा। यानी कि वाष्पोत्सर्जन और मूल दाब जो है होता है कि पौधे के द्वारा स्थानांतरण में निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक बल का अहम भूमिका पाई जाती है, तो वाष्पोत्सर्जन और मूल दाब की भौतिक क्रियाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ पे में यही बोला गया है, इस चीज को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन में उपस्थिति के कारण जो है होता है। आपका शरीर में जो ब्लड है, खून है, जो लाल कलर का दिखाई देता है, वह किसके वजह से जो है होता है, माने कौन सी प्रोटीन उपस्थित आपके शरीर में होती है जिसकी वजह से जो है आपका ब्लड जो है लाल दिखाई देने लगता है। तो कोई ऐसी प्रोटीन है जो लाल दिखाई देता है, तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि थ्रोबिन के कारण, हेमोग्लोबिन के कारण, या थ्रोबोप्लास्टिक के कारण, और यहाँ पे दिया गया फाइब्रिन के कारण। तो आंसर जो है आप हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर क्या होगा, हेमोग्लोबिन। जी बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। बहुत सुंदर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन संख्या 8, और क्वेश्चन संख्या 8 में क्या आंसर जो है हम शेयर बताएंगे जल्दी से, आप लोग बता देंगे कि छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं।
छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को जो है हम क्या कहते हैं? तो इसे जो है हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन ए दिया गया है कि आंत रस कहेंगे, या सक्कस एंटिकोस कहेंगे, या जठर रस कहेंगे। ए और बी दोनों कहेंगे। तो क्या कहेंगे? आंत रस कह सकते हैं इसे, या सक्कस एंटेरिक्स कह सकते हैं, या जठर रस कहते हैं। तो छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले ग्रंथि को स्राव को जो है हम क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलेंगे, पोल जो है आपको दे दिया जाता है। आपका सही होगा ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा क्या होगा? बिल्कुल ही सही होगा। यानी जो बच्चा 50% पे जवाब दिया है बिल्कुल सही दिया है। यानी कि छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाले ग्रंथियों को स्राव को क्या कहते हैं? आंतरस कहते हैं, या सक्कस एंटिकिस भी कहते हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने है क्वेश्चन संख्या 9। और क्वेश्चन संख्या 9 जो है हम करेंगे यहाँ पे, और देखिए चलेंगे इस क्वेश्चन का जवाब जो है देंगे आप कि निम्नलिखित में जठर ग्रंथि, निम्नलिखित में से जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। कोशिका भित्ति का स्राव करती है, या जाइमोजियन कोशिका का स्राव करती है, या म्यूकस कोशिका का स्राव करती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है आप मुझे जल्दी से शेयर करेंगे, इसका आंसर जो है क्या है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भित्तीय कोशिका। क्या कहेंगे इसे? भित्तीय कोशिका कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन संख्या 10 नंबर। अब थोड़ी सी स्टाइल पैटर्न थोड़ा सा चेंज करते हैं, और यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है इस चीज को देखेंगे कि रक्त प्लाज्मा में उपस्थित कौन सी प्रोटीन रक्त प्रवाह के दौरान रक्त को रक्त वाहिनियों में जमने से रोकता है। यानी कि आपका जो ब्लड है, या आपका जानते हैं कि ब्लड है, और इस ब्लड को कौन सी कोशिका जो है जमने से रोकती है आपके ब्लड को। यानी कि रक्त प्लाज्मा में उपस्थित कौन सी प्रोटीन ऐसी होती है जिसके वजह से रक्त का प्रवाह रक्त को वाहिनियों में जमने से रोकती है। तो क्या यहाँ ऑप्शन दिया गया है? थ्रोम्बोप्लास्टिन, या एल्ब्यूमिन, या हिप्रिन, या फाइब्रिन। तो क्या आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेपरिन का। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन संख्या 11 पे, यानी कि 11 नंबर क्या है कि रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? यानी रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? ऑप्शन ए दिया गया है लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन बी दिया गया है श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन सी दिया गया है श्वेत पटिकाणु, ऑप्शन डी दिया गया है बिंबाणु। तो इसका आंसर जो है क्या होगा आप मुझे शेयर करेंगे कि इसका आंसर जल्दी से फास्ट आंसर करेंगे मुझे आप जल्दी से कि क्या होगा कि रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाओं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है। तो यहां दिया गया ऑप्शन लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन दिया श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत पटिकाणु, या बिंबाणु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी फटाफट अंदाजों में जो है आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल रक्त कणिका। ठीक है, चलेंगे जो है 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि छोटी आंत में जब आप भोजन करते हो, यानी भोजन जाके पचने की क्रिया होती है, तो किस रस की भूमिका जो है अधिक होती है, जिसके वजह से जो है भोजन आपका पच जाता है। यानी कि उसमें पीतरस की भूमिका होती है, या आपके पास अग्नाशय रस की भूमिका होती है, या आंतरस की भूमिका होती है, या इनमें से सभी की भूमिका होती है।
तो छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका जो है होती है। आंसर जो है आप मुझे देंगे। हाँ जी, तो यहाँ जो है पितरस होगा, यस ऑफ कोर्स पितरस होगा। अग्नाशय रस होगा सर, जी जरूर अग्नाशय रस होगा। आंत रस होगा, तो जी बिल्कुल ही क्या होगा, आंत रस मेरा होगा। अरे सर इनमें से सभी लगा दे क्या, तो हाँ जी लगा दीजिए इनमें सभी, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, बिल्कुल ही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि छोटी आंत में भोजन का पाचन किस रस की भूमिका होती है, तो पित्त रस की भूमिका होती है, अग्नाशय रस की भी भूमिका होती है और आंत रस की भी भूमिका होती है, यानी कि इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। ओके, चलेंगे और आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान देंगे हम कि अमाशय में अधपचे, अधपचे मतलब समझते हैं कि आपका भोजन जो है नहीं पचा है, जिसके वजह से जो है आपको एक अलग से ढिकार आती है और पेट में हमेशा गैस बना होता है। तो अधपचा भोजन कब कहते हैं कि भोजन जो है आपके पेट में नहीं पचा है। तो अमाशय में अधपचे भोजन को लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि क्या कहेंगे इसे हम ना, कि अगर आपके खाने में अनपचा हो गया, पेट में खाना अनपचा हो गया, अधपचे भोजन की लेई की तरह के स्वरूप को जो हम क्या कहेंगे, उसे काइम कहेंगे या चाइल कहेंगे या इसे काइलोमाइकॉन कहेंगे या इनमें से किसी को कुछ हम नहीं कहेंगे, इसे जो है हम क्या कहेंगे। आप आंसर जो है फटाफट मुझे शेयर करें। बहुत सारे बच्चे का जवाब आया है कि सर ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए चाइल, और किसी का आंसर आया लगा दीजिए सर ऑप्शन नंबर सी काइलोमाइकॉन। लेकिन इसे जो हम क्या कहेंगे अपने भाषाओं में, यानी विज्ञान के भाषा में इसे हम कहेंगे काइम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका क्या होगा, आंसर होगा काइम। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कणिका मनुष्य की प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण करती है। अब लो भाई, प्रतीक्षा तंत्र का निर्माण करती है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आप आ जाओ। तो इसी में भी जो है यहाँ पे रक्त भी इंतजार करती है किसका, तो यहाँ बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्त जो है कणिका मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र का जो है निर्माण करती है। तो यहाँ ऑप्शन सुन दिया गया है इरोथ्रोसाइट्स, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ल्यूकोसाइट्स, तीसरा ऑप्शन दिया गया है थ्रोम्बोसाइट्स और चौथा ऑप्शन दिया गया है रक्त पट्टिकाणु। तो इसका आंसर जो है क्या होगा आप मुझे बताएंगे। तो आप सही आंसर दे सकते हैं जल्दी से, जितने जल्दी आंसर को दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कणिका मनुष्य को प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। तो आपके सामने ऑप्शन है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स जो है वह क्या करता है, रक्त कणिका मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम यहाँ करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे कि सामान्य मानव के प्रति ml रक्त में, सुनिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सामान्य मानव के प्रति ml रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या जो है कितनी होती है, इस क्वेश्चन में यही बोला गया है। तो कितनी होती है, तो आप तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये लगभग 2000 से 3000 या 3000 से या 4000 या 4000 से 5000 या 5000 से 6000। तो सामान्य मानव के प्रति ml रक्त में श्वेत कणिकाओं की संख्या कितनी होती है, श्वेत रक्त यानी WBC, ठीक है, कितनी होती है। तो आप आंसर देंगे फटाफट अंदाजों में मुझे। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि 2000 से 3000, 3000 से 4000, लेकिन इसका परफेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, 5000 से 6000। ऑप्शन नंबर डी जो होगा क्या होगा, आंसर होगा आपका। यानी कि सामान्य मानव के प्रति ml रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या जो होती है 5000 से 6000 होती है। ओके, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आ गया 16 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों यानी कि CO2 और O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जो है ऑक्सीजन, ये बोला है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में गैसों का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान जो है किसके वजह से होगा? तो यहां दिया गया है जड़ों के द्वारा, पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के द्वारा या तना के द्वारा, इनमें कोई नहीं। तो एक आंसर तो आपको फिक्स हो गया होगा कि शायद कहीं मेरा जड़ से आता हो, या आपका जो है पत्तियों में अवस्थित रंध्रों से आता हो, या आपका जो है तना से आता है। तो कहां से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है आदान प्रदान हो? तो यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण में प्रकरण गैसों को यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान किन अंगों के द्वारा होता है? तो पत्तियों में अवस्थित रंध्रों के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपको क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पेरोटोनियम की दोहरी झिल्ली जिसमें मानव हृदय सुरक्षित रहता है, उसे जो है हम क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि पेरोटोनियम की दोहरी झिल्ली जिसमें मानव हृदय सुरक्षित रहता है, उसे जो है हम क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन आपके सामने यहाँ मौजूद है कि पेरिकॉर्डियम कहेंगे, इसे जो है पेरिकार्डियम कॉर्डियम कहेंगे इसे भी, और यहाँ पेरीलिम्फ कहेंगे या फ्यूलर कहेंगे। इसे आंसर जो है आप किस भाषा में दे सकते हैं? तो आप जल्दी से जो है आंसर से क्या कहते हैं? तो उसे माय डियर स्टूडेंट पेरिकार्डियम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है क्या, यहाँ देखा देंगे। अरे वाह, दीजिए आंसर कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक जो है नियंत्रण ऊर्जा की आपूर्ति, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, शरीर की वृद्धि, और इनमें से सभी। हमारे शरीर के लिए यानी कि जीवन के हमें जीने के लिए हमें ऊर्जा की आपूर्ति होना जरूरी है, नियंत्रण ऊर्जा की आपूर्ति होना जरूरी है। उसके टूटे फूटे ऊतकों का मरम्मत भी करना हमारे लिए, शरीर के लिए जरूरी होता है। जैसे हमारा घर होता है, अब इस घर का अगर हम देखभाल ना करें तो यह घर जो है मरम्मत इसका टाइम पे ना करे तो यह घर क्या होगा, ऑटोमेटिक स्वतः टूटने लगेगा। तो इसलिए इसकी मरम्मत भी जरूरत है इस घर की। और उसके साथ शरीर में वृद्धि, अगर ग्रोथ नहीं होगा तो हम पित्ते भर के हैं तो पित्ती भर के ही रह जाएंगे। इसलिए शरीर में ग्रोथ होगा तो हमारा शरीर जो है ऑटोमेटिक धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो बुद्धि विवेक भी बढ़ेगी धीरे धीरे हमारे शगुन जैसी। क्योंकि शगुन जब 10th में थी तो उसकी थोड़ी सी बुद्धि कम थी, लेकिन जब से वो 12th में गई है तो उसकी बुद्धि जो है थोड़ी सी डेवलप हुई है, समझदार हो गई है। लेकिन फिर भी वो बचपन वाली हरकत कहाँ कोई भूलता है, और वही हरकत जो है आज भी ये करती रहती है। तो यह अच्छी बात है ना। हाँ, हंसी, बहुत बढ़िया। ये दो सूंड है उसका। चलिए, बहुत बढ़िया, गुड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, 11th से अब 12th में। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन संख्या जो है 19 दिया गया है क्या कि मनुष्य में भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नलिखित में से किस रचना की मदद से होता है? आप खाने में क्या पसंद करते हैं? जैसे आपका पसंदीदा खाना है खीर, आप खीर खाना बहुत पसंद करते हैं। तो कैसे जो है आप पता करते हैं कि यह खीर है? जब आप उसे चखते हैं तो आपको पता लगता है कि खीर जो है मीठा होता है। अगर आप चिकन खाते हैं तो चिकन का तो महक हमारे पास कान नाकों में चली जाती है, हम समझते हैं कि चिकन बना है। लेकिन जब इसे हम खाएंगे नहीं तो यह पता चलेगा नहीं कि यह टेस्टी है
या तीखा है या यह मीठा है। तो क्या ऐसी होती है, हमारे भोजन के विभिन्न स्वादों का पता जो है ज्ञात करने के लिए किस रचना की जो है हम मदद लेते हैं? तो दांत का मदद लेते हैं। तो दांत तो आप समझ सकते हैं कि चबाने का काम करता है, फाड़ने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद जो है लाल ग्रंथि खाना को पचाता है। स्वाद कलिका उसे जो है हम चखने का प्रयोग करते हैं। दांत की मज्जा गुहा ये हमारे दांतों की रक्षा करती है। लेकिन इसमें से आंसर जो है आपका क्या होगा? परफेक्ट। यानी कि सबको ये बात पता हो गई है अभी से ही कि सर ने मुझे जो कुछ बताया बिल्कुल ही सही बताया कि जो है स्वाद कलिकाएं लगी होती है हमारी जीभों पे, छोटे छोटे दाने दाने से आपके जीभ पे होंगे, और जिसके दांत जीभ पे जो है काले होंगे, अगर दाने दाने नहीं शगुन के जैसे जीभ पे काला है, और जिसके जीभ पे काला अगर आपको दिखाई दे तो समझ लीजिए कि वह कोई अगर बोल देती है बात, अगर वह कोई भी बात अगर वह बोलती है तो वह होता है कड़क जीभा जिसे हम बोलते हैं। तो कहीं सगुन कड़क जीभा तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि है, नहीं है, मुझे पता है। तो जिसके जीभ पे काले काले होंगे दाने वह कड़क जीभा के अंतर्गत आता है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने क्या है देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है कि दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थाई परत क्या कहलाता है? जैसे कि यह आपका दांत है, यह आपका दांत है, और दांत को अच्छे ढंग से जो है सफाई आप नहीं करिएगा तो दांतों पे बनने वाला अस्थाई परत को जो है हम क्या कहेंगे? तो यहां जो है ऑप्शन दिया गया है कि दंत अस्थिक्षय कहेंगे, या मज्जा गुहा कहेंगे, या डेंटाइन कहेंगे, या दंत प्लाक कहेंगे। इसे जो है हम क्या कहेंगे? हाँ, भूगोल का पेपर है मेरा 21 को जी। बेस्ट ऑफ लक, जाइए और एग्जाम में 4 करिए, लेकिन आप दांतों को साफ करके जाइएगा। दांतों को जो है साफ करके जाइएगा। अगर दांत आपकी पीली थोड़ी सी दिखाई देती है तो फिर मजा नहीं आएगा दांत आपकी, ठीक है। हाँ, तो दांत को थोड़ा सा साफ करके जाइएगा। आंख तो वैसे भी आपका पीला पीला सा है, तो दांत को साफ करके जाइएगा बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तो सगुन नहीं धोते हो मुंह आप, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं धोते हो ठीक है, लेकिन धो लेना, ठीक है। लेकिन जब दांत को अच्छे से आप साफ नहीं करोगे, ये दांत जो है सगुन का है, और तो साफ नहीं करोगे तो क्या ऐसी जो है फल्ट आपकी हो सकती है? तो उसे जो है हम क्या कहेंगे? आप आंसर के माध्यम से जवाब दे सकते हो, उसे जो है हम क्या कहेंगे, ठीक है। चलिए, सागर का आंसर आ गया है, मनी का आंसर आ गया है, और शगुन दी का मेरा आंसर आया है 50% में, यानी कि सी, डेंटाइन जी। लेकिन मैं आपको बोलूं अगर कि दंत प्लाक कहते हैं तो जी बिल्कुल सही होगा सर, कि दंत प्लाक ही कहेंगे। यानी कि दांतों की सफाई अगर नहीं करिएगा, दांतों पे परत जो है एक प्रकार की जमती है, जिसे हम क्या कहते हैं? दंत प्लाक कहते हैं। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे क्वेश्चन पे चले हम लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 21 नंबर, और 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रक्त परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है, इस तरह के रक्त परिवहन को क्या कहते हैं? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है कि रक्त परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है, इस तरह के रक्त परिसंचरण को जो है हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? द्विगुण परिसंचरण कहेंगे, या एकल परिसंचरण कहेंगे, या बंद परिसंचरण कहेंगे, या खुला परिसंचरण कहेंगे? इसे जो है हम क्या कहेंगे? आंसर जो है फटाफट अंदाजों में दे सकते हैं जी। इसका राइट आंसर जो है हमारे सामने आ रहा है कि द्विगुणित परिसंचरण कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर होगा कि रक्त परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है, इस तरह के रक्त परिसंचरण को क्या कहेंगे? तो द्विगुणित परिसंचरण तंत्र कहेंगे। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम करेंगे यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? 22 नंबर क्वेश्चन,
और इस क्वेश्चन में बोला गया कि हृदय धड़कन यानी कि हृदय जो है आपका धड़कता है का तालाबंद संकोचन एक विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है, उसे जो है हम क्या कहते हैं? तो हृदय धड़कन का तालबंद संकुचन एक विशेष प्रकार की तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है, उसे जो है हम क्या कहते हैं? तो यहाँ कहते हैं हम एसए नोड या साइनो ऑर्कुलर नोड या पेसमेकर नोड या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा? आप मुझे इसे जो है एसए नोड कहेंगे या इसे जो है हम कहेंगे शाइनो ऑर्कुलर नोड या इसे कहेंगे पेस मेकर नोड या इनमें से सभी। तो इसका राइट हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या बोला है कि नासिका वेशम के टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह रचना को क्या कहा जाता है? तो नासिक वेशम की टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की सतह रचना को जो है हम क्या कहते हैं? तो आपको आंसर देना है कि कांची कहते हैं या नासिक वेश्म कहते हैं, नासी पटिकाणु कहते हैं या प्रगरण कहते हैं, क्या इसे जो है हम कहते हैं? आपके सामने आंसर है, तो इसे क्या कहेंगे? आप मुझे जवाब देंगे। आपने क्लिक किया, मैंने कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं है, आपका आंसर जो है गलत है, लेकिन फिर भी जो है इसका आंसर हमें जानना है सही क्या होगा। इसका सही आंसर होगा हमारा कॉची, यानी कि नासिक वेश्म के टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की सतह को रचना को क्या कहते हैं हम इसे? तो इसे हम कहते हैं कॉची। इस चीज को याद रखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है कि पास्चर की क्रिया निम्नलिखित में से किस रचना की भूमिका होती है? तो किस रचना की भूमिका होगी? तो यहां जो होगी आपका क्या दिया गया है? 12 जोड़ी पसलियों की होगी, या आपके पास डायफ्राम की होगी, या उदर पेशिया की होगी, या इनमें से सभी की होगी। तो प्रयास की क्रिया निम्नलिखित में किस रचना की भूमिका होती है? तो आप आंसर दीजिए, इसका आपको आंसर देना पड़ेगा। हमारे तीनों बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल ही सही आ गया है कि इनमें से सर सभी लगा दीजिए जी, इनमें से सभी होंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। ओके, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि पार्श्व की क्रिया निम्नलिखित में किस रचना की भूमिका होती है? तो इनमें से सभी की होती है। 12 जोड़ी पसलियों की होती है, डायफ्राम की होती है, उदरपेशीय की होती है, इनमें से सभी की होती है। अब जो है आपको लीडर बोर्ड तो शो नहीं कर रहा है, नहीं तो लीडर बोर्ड में आपको दिखाता। चलो आगे क्वेश्चन पे चले हम लोग। आगे क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, और 25 नंबर क्वेश्चन करेंगे। यहां देखेंगे कि क्या बोला है कि महाधमनी एवं उसकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह के दबाव को क्या कहते हैं? महाधमनी एवं उसकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह के दबाव को जो है हम क्या कहेंगे? तो आपके सामने यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि रक्तचाप कहेंगे, ऑप्शन बी दिया गया है सिप्टोलिक दाब कहेंगे, ऑप्शन सी दिया गया है डायस्टोनिक दाब कहेंगे, ऑप्शन डी दिया गया है कि हृदय दाब कहेंगे। तो 25 का आंसर जो है आपको देना है, क्या होगा? इसे जो है महाधमनी एवं उसकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह के दबाव को जो है हम क्या कहेंगे? तो इसे जो है हम कहेंगे रक्तचाप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे 25 नंबर क्वेश्चन जो है ध्यान देते हैं 26 नंबर कि 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पौधे के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जल वाष्प के निकलने की क्रिया कहलाती है। तो निकलने की क्रिया को जो है हम क्या कहेंगे कि पौधे के बाहरी वायवीय भागों को जल वाष्प निकलने की क्रिया को जो हम क्या कहेंगे? यहाँ ऑप्शन दिया गया है अवशोषण, ऑप्शन बी दिया गया है उत्सर्जन, ऑप्शन सी दिया गया है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी दिया गया है परिवहन। इसे जो है हम क्या कहेंगे? आंसर दे सकते हैं आप क्या कहेंगे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका क्या होगा? बिल्कुल ही सही होगा कि पौधे के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जल वाष्प से निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे जो हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन।
आगे जो है 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वक्ष गुहा के उदर गुहा से अलग करने वाली गुबंद के आकार की रचना को जो है हम क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहेंगे? डायफ्राम कहेंगे या वायुकोश कहेंगे या फ्यूरल मेम्ब्रेन कहेंगे या पेरा टाइलर फ्यूलोरा कहेंगे। इसे जो है हम क्या कहेंगे कि वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करने वाले गुबंद के आकार की रचना को जो है हम इसे क्या कहेंगे? तो आंसर जो है आप मुझे शेयर करेंगे फटाफट। आंसर जो है आपका आया है कि वक्ष गुहा के उदर गुहा से अलग करने वाले गुबंद की आकार की रचना को क्या कहेंगे? तो इसे जो हम कहेंगे डायफ्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल ही आंसर सही होगा। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस चीज को देखेंगे। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 28 नंबर क्वेश्चन। कोशिकाओं की स्थिर वायुमंडलीय हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत करीब कितना होता है? ठीक है, कि कोशिकाओं में स्थिर वायुमंडलीय हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत करीब कितना होता है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है 10%, ऑप्शन बी दिया गया है 21%, ऑप्शन सी दिया गया है 30% और यहाँ पे दिया गया है 14%। तो आपका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? 10%, 28%, कितना परसेंट जो है आपका होगा? तो आंसर जो है फटाफट देंगे आपका आंसर कि कोशिकाओं में स्थिर वायुमंडलीय हवा ऑक्सीजन की प्रतिशत करीबन कितना होता है? तो आपके सामने जो है दिया गया है 10% में, या आपके सामने 21%, या आपके सामने 30%, या आपके सामने जो है 14%। तो इसका राइट आंसर आप मुझे शेयर करेंगे क्या, कितना होगा? चलेंगे, और 50-50 का जवाब आया है जी। आप लोग याद रखिएगा 21%। 21% जो होगा आपका राइट आंसर होगा। कोष्ठकीय में स्थिर वायुमंडलीय हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा करीबन 21% की होती है। ओके, चलेंगे जो है 29 नंबर क्वेश्चन की जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं? ठीक है, जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की, ठीक है, जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को जो है हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन दिया गया है परासरण कहेंगे, दूसरा ऑप्शन दिया गया है विसरण कहेंगे, तीसरा ऑप्शन सफिती दाब कहेंगे, ऑप्शन डी मूल दाब कहेंगे। इसका आंसर जो है आप मुझे देंगे कि इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा। चलेंगे, आंसर फटाफट अंदाजों में मुझे शेयर करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा आपके सामने। हमारा क्या हो जाएगा? मूल दाब, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलेंगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर कि औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार से कितना गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है? 2 गुना, 4 गुना, या 100 गुना, या 10 गुना? बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। इसका आंसर दे। अपने वजन से पेड़ अपने वजन से पेड़ जो है कितना गुना जो है जल वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो है पूर्ण करता है? मैंने कितना बार जो है क्लास में भी बताया है इस चीज को कि औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार से कितना गुना जल वाष्पोत्सर्जन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या? सी, यानी कि 100 गुना। ओके, तो आप लोग आज ही लेना चाहते हैं कोर्स तो परचेज कर सकते हैं। और मास्टर बैच जो है आपका स्टार्ट हो चुका है मैथमेटिक्स का सीबीएसई क्लास 10th के लिए। तो जो भी क्लास परचेज आप करिएगा तो मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा 10AK। इस रेफरल कोड को यूज जरूर कर लीजिएगा 10AK, और 10AK रेफरल कोड यूज करके क्लास को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। सभी को मेरे ओर से थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर जो है हम कल मिलते हैं आपसे 5 से 6 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।